हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन बैंक इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का पार्ट 2 मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। पहला, अगर आपने सोल्यूशन वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों के लिए लिंक प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो वो जरूर देखिएगा। आप लोगों के लिए 5 मार्क्स फिक्स हो सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारा को रिलेशंस को लेकर। तो को रिलेशन आप लोगों के लिए नया नहीं है, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया, अभी 12th में भी आप लोगों ने स्टडी किया है। तो यहाँ पर है ना, बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चंस अवेलेबल करके दिए गए हैं तो उसी का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल रहा है। तो सबसे पहला जो आपको को रिलेशन में है वो चैप्टर नंबर 1 में से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यहाँ पर मैक्रोस माइक्रोस से रिलेटेड है। तो ये ग्रीक वर्ड है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे हुआ? तो वो मैक्रोस से हुआ। तो आपकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। और ये जो रेड उसमें हाईलाइटेड बॉक्स में है, दिस इज द आंसर गिवन टू यू। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जनरल इक्विलिब्रियम दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। तो यहाँ पर हिंट आपको मिला कि जनरल इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से इक्विलिब्रियम से रिलेट करेगा? तो दैट इज पार्शियल से। तो आपको यहाँ पर पार्शियल इक्विलिब्रियम लिखना है। ये तो मैं यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में यहीं पे पहले आपको लिखना है पार्शियल इक्विलिब्रियम। इस बॉक्स में आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम लिखना होगा। देन थर्ड यहाँ पर है कि टॉयज ऑफ मेड ऑफ क्ले, जो टॉयज क्ले से बने होते हैं दैट इज डैश। एंड यहाँ पर आपको हिंट दी कि वुलन क्लोथ्स प्लेस यूटिलिटी हुआ। तो टॉयज मेड ऑफ क्ले क्या होगा? तो दैट विल बी फॉर्म यूटिलिटी। तो उसके लिए हम फॉर्म यूटिलिटी लिखेंगे। ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी का है ना, फॉर्म यूटिलिटी हम यहाँ पर लिखेंगे। देन फोर्थ यहाँ पर एग्रीगेट यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट्स कंज्यूम्ड। ऑल यूनिट्स कंज्यूम्ड का एग्रीगेट टोटल होता है, उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। एग्रीगेट मतलब टोटल। एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट, तो एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। देन फिफ्थ यहाँ पर दिया है कि डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व इज डैश सप्लाई कर्व अपवर्ड। सप्लाई कर्व अपवर्ड को मूव करती है तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड में मूव करती है। तो आपको यहाँ पर है ना डाउनवर्ड लिखना है। यहाँ बॉक्स में आपका डाउनवर्ड पे होना चाहिए कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड। देन टी एंड कॉफी क्या है? तो इसके लिए आपको यहाँ पे हिंट दिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंपोजिट डिमांड है। तो टी एंड कॉफी क्या हुआ? तो टी एंड कॉफी कॉम्पिटिटिव डिमांड होता है। तो आपको यहाँ पर टी एंड कॉफी के यहाँ पर कॉम्पिटिटिव डिमांड लिखना है। यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो कॉम्पिटिटिव डिमांड आएगा। तो ये जो टाइप्स ऑफ डिमांड है उसके अंडर में आपको कॉम्पिटिटिव डिमांड के अंडर में ये दिखेगा एग्जाम्पल टी एंड कॉफी जो है, एंड आपका शुगर और जैगरी हो गया। तो ये सब कॉम्पिटिटिव डिमांड्स के अंडर में आते हैं। टी खरीदी, टी के भाव गिर गए बढ़ गए तो कोई कॉफी पे स्किप कर जाएगा, तो कॉम्पिटिटिव डिमांड। यहाँ पे डिमांड वर्ड यूज हुआ है कंपोजिट डिमांड, इसीलिए आप सब्सटीट्यूट करके नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डिमांड करके ही लिखेंगे कि भाई है ना कॉम्पिटिटिव डिमांड हो गया ये। देन नेक्स्ट है कि रिलेटिव इलास्टिक डिमांड जो है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पर तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में ईडी क्या होता है? तो रिलेटिवली इन इलास्टिक में ईडी है ना वो लेस देन 1 होता है। ईडी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। देन यहाँ पर बोला है कि स्टीपर डिमांड कर्व, ये कहाँ पर आता है? तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में स्टीपर डिमांड कर्व होता है। स्टीपर तो फ्लैटर डिमांड कर्व कहाँ पे होगा? तो फ्लैटर जो डिमांड कर्व है वो है ना रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में होगा, जहां पर है ना ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है, वहां पर फ्लैटर डिमांड जो है फ्लैटर डिमांड कर्व आपका प्रिपेयर्ड होता है। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर कर आपको लिखना होगा कोरिलेशन में। देन यहाँ पर टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट है वो है टीएफसी प्लस टीवीसी, दैट इज टोटल यहाँ पर कॉस्ट जो है वो टीएफसी प्लस टीवीसी है। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा आपका? तो एवरेज कॉस्ट जो है उसका फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट करने का कि टीसी अपॉन टीक्यू, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पर टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी टीसी अपॉन टीक्यू लिखना है। जैसे कि है ना हम टीसी के लिए दैट इज टोटल कॉस्ट के लिए हम टीएफसी मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एंड टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टीवीएफसी प्लस टीवीसी होता है। तो यहाँ पर है ना एवरेज
कॉस्ट के लिए TC अपॉन TQ होगा। देन नेक्स्ट जो यहाँ पर है कि एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कब होता है, जब है ना प्राइस है ना राइजेस करते हैं, बढ़ते हैं, प्राइस राइजेस। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कब होगा, जब प्राइस फॉल्स। तो आपको प्राइस फॉल्स करके लिखना है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, प्राइस फॉल्स। तो हम इसके हिसाब से ही जा रहे हैं, राइजेस फॉल्स, राइज इन द प्राइस, फॉल्स इन द प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस फॉल्स। देन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। बैरियर्स टू एंट्री किस में होता है, तो बैरियर्स टू एंट्री जो है वो ओलिगोपोली कंपटीशन में होता है, बैरियर्स टू एंट्री। तो यहाँ पर हमको ओलिगोपोली कंपटीशन लिखना है। देन मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन किस में होता है, तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर है कि डैश, मतलब यहाँ पर आपको फिल करना है बेस ईयर प्राइस। यहाँ पे फिट हो रहा था तो मैंने यहीं पे इसको फिट कर दिया, रेड बॉक्स में यहीं पे फिट कर दिया, ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं, रेड बॉक्स मतलब आपका आंसर है बेस ईयर, एंड P1 मतलब करंट ईयर होता है, तो P0 इज द बेस ईयर, तो आपको P0 बेस ईयर के लिए यूज करना है। देन लास्ट पेयर्स इंडेक्स, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, यहाँ पे हिंट दिए कि पैस्चेस यहाँ पर इंडेक्स है वो करंट ईयर क्वांटिटीज यूज करते हैं उसके लिए, तो है ना लास्ट पेयर्स इंडेक्स में हम है ना बेस ईयर क्वांटिटीज को यूज करते हैं। देन जी यहाँ पर दिया है कि हिंट, यहाँ पे डैश है आपका, डैश C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, X मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एंड G एंड P दैट इज C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट प्लस जो रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स। तो यहाँ पर है ना GNP का ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो ग्रॉस प्रोडक्ट इसके लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए C प्लस I प्लस G प्लस ब्रैकेट में X माइनस M यूज किया जाता है। देन आउटपुट मेथड, इनकम मेथड फैक्टर कॉस्ट मेथड होता है, तो आउटपुट मेथड कौन सा हुआ, तो दैट इज प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री मेथड होता है। आउटपुट मेथड इज अ प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री मेथड भी इसको हम बोलते हैं। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, तो एक्सटर्नल बाहरी अटैक से, हमलों से कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमको मतलब यहाँ पे दिखाना है। ऑप्शनल फंक्शन के अंडर में क्या होता है, प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटीज के लिए प्रोविजंस किए जाते हैं, प्रोविजंस किए जाते हैं। तो प्रोटेक्शन फॉर एक्सटर्नल अटैक्स क्या हुआ, तो ये है ना हुआ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस के अंडर में आता है। तो ऑप्शनल फंक्शन यहाँ पर प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी, तो हमें प्रोटेक्शन फॉर एक्सटर्नल अटैक्स का मतलब ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन हुआ। तो हमें जो यहाँ पर मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में इसका आंसर दिया है कि ऑब्लिगेटरी फंक्शन आपका आंसर होना चाहिए। देन इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। तो जीएसटी कौन सा टैक्स हुआ, तो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली कोई भी इसको पे नहीं करता है, ये है ना गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू है ना कलेक्ट किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही बोलते हैं, इसका नाम ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। देन कमर्शियल बैंक है, जो कमर्शियल बैंक यहाँ पे बोला है कि क्रेडिट कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। और कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स जो है क्रेडिट क्रिएटर होते हैं, वो लोग क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है, जैसे क्रेडिट क्रिएशन मतलब वो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स वगैरह, इनका सेकेंडरी डिपॉजिट्स, इनका ही दैट इज द लोन्स गिवन बाय द बैंक्स, बैंक्स लोन देती है, क्रिएट करती है। देन प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, न्यू इश्यूज लॉन्च किए जाते हैं कैपिटल रेज करने के लिए, एंड ओल्ड इश्यूज थ्रू स्टॉक मार्केट, वो कौन सा होता है, तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा दो और बचे, तो दो और मैं आपको बता देती हूँ कि उसका दो का आंसर क्या है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो अदर कंट्रीज से गुड्स परचेज करने के लिए यहाँ पे अभी हिंट दिया है आपको कि गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्रीज तो एक्सपोर्ट होता है, तो गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज मतलब क्या हुआ, तो दैट इज इम्पोर्ट, तो आपका आंसर जो है वो इम्पोर्ट आना चाहिए। देन यहाँ पे 22nd वन दिया है कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट वैल्यू, तो जब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट वैल्यू होता है, एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट वैल्यू मतलब ट्रेड सरप्लस होता है, तो इम्पोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन, जब इंपोर्ट वैल्यू ज्यादा होता है एक्सपोर्ट वैल्यू से, तो क्या होगा, तो वो ट्रेड डेफिसिट होगा। तो आपको यहाँ पर जो आंसर लिखना है वो ट्रेड डेफिसिट लिखना है। तो इसके साथ ही हमारे जो है ना टोटल यहाँ पर जो 22 है मैंने
यहाँ पर आपको 22 को रिलेशन के आंसर्स दे दिए एंड 22 मैंने आपको है ना चूज द करेक्ट ऑप्शन के आंसर्स इसके प्रीवियस वीडियो में दे दिए, तो मतलब 2 वीडियो अपलोड कर दिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को गिव इकोनॉमिक टर्म्स मिल जाएंगे, तो 1 बाय 1 आपको आंसर्स के सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।